मैं दिल्ली की सेंट्रल जेल का एक ऐसा कैदी था जिसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। मुझे मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था। जिस जेल में मुझे बंद किया गया था, वहां मेरे अलावा कोई और कैदी नहीं था। कोई भी मेरे साथ उस जेल में रहने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैं एक खतरनाक अपराधी के रूप में कुख्यात था। मेरे बाल कंधों तक बिखरे हुए थे, मूंछें और दाढ़ी लंबी हो चुकी थीं। गुस्से के कारण मेरी आंखें हमेशा लाल रहती थीं। मेरा कद 6 फीट से भी ज्यादा था और मेरा शरीर इतना बलशाली था कि मैं अकेला ही 10 लोगों को धूल चटा सकता था। मेरी ताकत से जेल के कैदी तो क्या, जेलर तक डरते थे। मुझे पता था कि 1 महीने बाद मुझे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उससे पहले मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता था। वह सर्दियों की एक ठंडी रात थी, लेकिन मेरे भीतर जैसे आग भड़क रही थी। हार्ड कंपा देने वाली ठंड में भी मैं अपनी कैदी वर्दी की कमीज उतारकर अपनी छोटी सी कोठरी में चक्कर काट रहा था। कुछ देर पहले इंस्पेक्टर ने मुझसे जो बात कही थी, मेरा दिमाग उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा था कि या तो मैंने कुछ गलत सुना या फिर उस औरत का दिमाग खराब हो गया है। शायद उसे अपनी जान की परवाह ही नहीं थी। मैंने उस औरत को कभी देखा नहीं था, न ही मैं उसे जानता था कि वह कौन है और मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहती है। जितना मैं इस बारे में सोचता, उतना ही उलझता जाता। कई घंटों से मैं अपनी तंग कोठरी में बेचैनी से टहल रहा था। इस ठंड में भी बिना कमीज के मैं पसीने से तरबतर हो चुका था। मेरा दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था, जबकि मुझे अपने गिरोह में मास्टरमाइंड कहा जाता था। मैं ऐसे ऐसे तरीकों से हत्याएं करता था कि न मरने वाले को भनक पड़ती थी, न ही कोई मुझे पकड़ सकता था। मैं अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता था। यह तो मैंने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर किया था, वरना मैं अब तक दिल्ली की गलियों में बेखौफ घूमता रहता और पुलिस मेरा कुछ न बिगाड़ पाती। मेरा दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता था, लेकिन इंस्पेक्टर की बात ने मेरी बुद्धि को चक्कर घिन्नी बना दिया था। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी जेलर ने डंडे से मेरी कोठरी की सलाखों पर खटखटाया। मैं चौंक गया। उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब पूछ रहे हैं, क्या सोचा तुमने विक्रम? मैं पहले से ही परेशान था और जेलर की बात ने मेरा गुस्सा और बढ़ा दिया। मैंने तैश में कहा, मैं उस औरत से एक बार मिलना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि वह मुझसे ऐसा काम क्यों करवाना चाहती है। जेलर ने मुझे देखा, फिर अपनी जेब से बीड़ी निकाली और मेरी ओर बढ़ाई। मैं बीड़ी का शौकीन था, सो मैंने हाथ बढ़ाकर बीड़ी ले ली और मुंह में दबा ली। जेलर ने माचिस से बीड़ी जलाई और एक और बीड़ी जलाकर मेरे मुंह में रख दी। वह बोला, मरने से पहले तुझे बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, बहुत खूबसूरत मौका है। वक्त कम है, इसे क्यों गंवाना चाहता है? ये तो नेकी का काम है। नेकी कर और ऐश भी कर। जब तू उस लड़की को देखेगा तो होश खो देगा। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने जलती हुई बीड़ी खींचकर उसके चेहरे पर फेंक दी। वह घबराकर पीछे हट गया और बीड़ी जमीन पर गिर पड़ी। जेलर गुस्से में मुझे घूरने लगा। मैंने कहा, देख, मैं मानता हूं कि मैं कातिल हूं। मुझे फांसी की सजा हो चुकी है। मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूं। सिर्फ 1 महीना बचा है, लेकिन मुझे मौत से डर नहीं लगता। डर नाम का शब्द मैंने अपनी जिंदगी से कब का निकाल दिया है। लेकिन यह भी सच है कि मैंने आज तक किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखा। अगर मेरे सामने तुमने किसी औरत के बारे में ऐसी बेहुदा बात की, तो मरने से पहले एक कत्ल तेरा भी कर दूंगा। मेरे इरादों की गंभीरता देखकर जेलर डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। मैंने जेल के एक कोने में जगह संभाल ली। मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन सुबह इंस्पेक्टर को जवाब भी देना था। मैंने तय कर लिया कि मैं उसे साफ मना कर दूंगा। फिर भी उस औरत की हिम्मत पर मुझे हैरानी हो रही थी। मैं एक बार उससे मिलना चाहता था, जानना चाहता था कि वह मेरे साथ ही ऐसा क्यों करना चाहती है। अगले दिन जब इंस्पेक्टर ने मुझे बुलवाया, तो 2 हवलदार मुझे उसके ऑफिस ले गए। वह कुर्सी पर बैठा था, कुछ परेशान सा लग रहा था। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या सोचा है तुमने विक्रम? मैंने कहा, मुझे पहले उस लड़की से मिलना है, उससे कुछ सवाल पूछने हैं, तभी मैं कोई फैसला लूंगा। यह सुनकर इंस्पेक्टर ने मुझे घूरते हुए कहा, फैसला तो हो चुका है। जो मैंने कहा है वही तुम्हें करना होगा। सारी जिंदगी गुनाह किए हैं, मरने से पहले एक अच्छा काम तो कर लो। मैंने जवाब दिया, मैंने आज तक किसी के फैसले के आगे सिर नहीं झुकाया, और यह तुम अच्छी तरह जानते हो। आज अगर मैं जेल में हूं तो यह भी मेरा अपना फैसला है, इसलिए फैसला भी मैं अपने तरीके से करूंगा।
जब उस लड़की से मिलूंगा तब देखूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि वह लड़की जिसने मुझे न देखा है, न जाना है, जिसे मेरे सारे कत्लों की खबर है, फिर भी मेरे साथ ही एक रात क्यों बिताना चाहती है। मुझे शक है कि कहीं यह पुलिस की कोई चाल तो नहीं, ताकि मुझसे कोई राज उगलवाया जाए। लेकिन मैंने तो अपने सारे जुर्म खुद कबूल किए हैं, जिनकी सजा मुझे मिल रही है। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी उस लड़की से मुलाकात करवाता हूं, लेकिन याद रखना, अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हें वही करना है जो कहा गया है। यह कहकर उसने हवलदारों से मुझे वापस जेल में बंद करने को कहा। जब तक मैं उस लड़की से नहीं मिला, मेरी बेचैनी वैसी ही बनी रही। कुछ घंटों बाद 2 महिला कांस्टेबल के साथ एक लड़की मेरी कोठरी में आई। उसे देखकर मेरी आंखें जैसे खुली की खुली रह गईं। वह बेहद खूबसूरत और कम उम्र की थी, शायद 23-24 साल की। उसे देखकर मेरे मन में और सवाल उठने लगे। यह नाजुक सी लड़की मेरे जैसे खूंखार अपराधी का सामना कैसे कर सकती है? मैं उसकी हिम्मत पर हैरान था। वह मेरी ताकत और अपनी कमजोरी को अच्छी तरह जानती थी। फिर भी वह मेरे साथ हलाला करना चाहती थी। 1 महीना मेरे साथ बिताना चाहती थी। मैंने आज तक शादी इसलिए नहीं की थी क्योंकि मैं जानता था कि कोई औरत मेरे जुनून को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने उस लड़की को गौर से देखा। शायद वह बहुत रो चुकी थी, क्योंकि उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वह मेरी कोठरी में दाखिल हुई। दोनों महिला कांस्टेबल भी अंदर आने लगीं, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने कहा, मुझे इस लड़की से अकेले में बात करनी है। तुम लोग चाहो तो बाहर से ताला लगा दो। मेरे इतना कहते ही वे दोनों चली गईं। वह लड़की अंदर एक कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें अब भी झुकी हुई थीं। उसने मुझे एक बार भी नहीं देखा। मैंने गुस्से से पुकारा, सुनो, तुम मुझसे हलाला क्यों करना चाहती हो, और तुम्हारा शौहर इस सब के लिए कैसे राजी हो गया? मेरे सवाल पर वह खामोश रही। मैं उसके पास गया और बोला, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रही? मुझसे हलाला क्यों करना चाहती हो? वह उदास लहजे में बोली, आपको ऐतराज किस बात का है? उसने अब भी नजरें नहीं उठाई थीं। शायद उसकी आंखों में आंसू थे, जो वह मुझे नहीं दिखाना चाहती थी। मैंने कहा, तुम शायद मुझे जानती नहीं हो। वह बोली, मैं जानती हूं। मुझे मेरे शौहर ने सब बताया है, क्योंकि मेरा शौहर और कोई नहीं, वही इंस्पेक्टर है जो आपसे यह काम करवाना चाहता है। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। अब मुझे समझ आया कि इंस्पेक्टर मुझे अपना फैसला क्यों थोप रहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हलाला नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर उसने अचानक मेरी ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। वह बोली, क्यों? मैंने जवाब दिया, क्योंकि तुम जवानी में मरना चाहती हो। मेरे जुनून को तुम सह नहीं सकती। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा फीका पड़ गया। फिर भी वह बोली, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। मैंने कहा, सोच लो, मैंने आज तक किसी पर रहम नहीं किया। मैंने बहुत कत्ल किए हैं। मुझसे दया की उम्मीद मत रखना। मेरा इरादा उसे मना करने का था, लेकिन उसे देखकर न जाने क्यों मैं इनकार न कर सका। वह अपनी खूबसूरती में बेमिसाल थी। मेरा दिल उसे देखकर बेकाबू हो गया था। जब वह खुद राजी थी, तो मैं कैसे पीछे हट सकता था? मैंने कहा, ठीक है, जब तुम्हें कोई ऐतराज नहीं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? अगले दिन मुझे जेल से निकाला गया और एक पुलिस जीप में बैठाकर एक घर ले जाया गया। वहां मेरे बाल कटवाए गए, दाढ़ी बनवाई गई और मेरा हुलिया ठीक किया गया। शाम को उस लड़की से मेरा निकाह होने वाला था। पहली बार मैं एक अजीब सी उलझन में था। मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि आखिर मैं ही क्यों? वह एक छोटा सा मकान था, जहां पुलिस का भारी पहरा था, ताकि मैं भाग न सकूं। घर में मेरे और उस लड़की के सिवा कोई नहीं था। कमरे में वह दुल्हन बनी बैठी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि फांसी से 1 महीने पहले मेरी शादी हो जाएगी। मैं कमरे में दाखिल हुआ, दरवाज़ा बंद किया और उसके पास जाकर बैठ गया। वह सादगी से सजी थी, लेकिन उस सादगी में भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह डरी हुई थी। पहली बार मुझे लगा कि मेरे सीने में भी एक दिल है जो धड़कना जानता है। यह पहला मौका था जब मैं किसी लड़की के पास उसकी हैसियत से बैठा था। मैंने 3 औरतों का कत्ल किया था, चोरी डकैती की थी, कई नौजवानों को मारा था, लेकिन कभी प्यार नहीं किया था। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। किसी को मारना पीटना मेरे लिए आसान था, लेकिन प्यार जताना मेरे बस का नहीं था।
मैंने उसका हाथ थामा और पूछा, तुमने हलाला के लिए मुझे ही क्यों चुना? वह बोली, मैं अभी वजह नहीं बता सकती, लेकिन एक दिन जरूर बताऊंगी। मैंने कहा, हलाला क्यों करवाना चाहती हो? जिस आदमी ने तुम्हें एक बार छोड़ा, वह हलाला के बाद भी तुम्हें छोड़ देगा। वह बोली, ये आपकी समस्या नहीं है। उसकी बात मुझे बहुत बुरी लगी। मेरा गुस्सा तो वैसे भी आसमान छूता था। मैंने उसका दुपट्टा खींचकर फेंक दिया और उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। मैंने कहा, जानती हो, मैंने आज तक शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे सीने में दिल नहीं, बस एक मशीन है जो मुझे जिंदा रखती है। अगर मैं किसी औरत के पास गया तो उसे सिर्फ अपने जुनून का शिकार बनाऊंगा, बीवी नहीं। यह कहते हुए मैंने उसके बालों का जूड़ा खोल दिया। वह बहुत डरी हुई लग रही थी। मैंने औरतों को अपने सामने डरते कांपते देखा था, लेकिन यह लड़की डरी थी, फिर भी न रो रही थी, न गिड़गिड़ा रही थी। मैंने साइड टेबल का लैंप बुझाना चाहा तो उसने मना कर दिया। वह बोली, मुझे अंधेरे से डर लगता है। लेकिन मुझे पता था कि उस लैंप की मध्यम रोशनी में वह रात मेरी जिंदगी की सबसे दर्दनाक रात बन जाएगी। सुबह जब मैं उठा तो सिर पकड़े बैठा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी जिंदगी इतनी दर्दनाक नहीं थी जितनी यह एक रात। मैं तुरंत बाथरूम में गया। ठंडे मौसम में भी ठंडे पानी से नहाया और कपड़ों समेत शावर के नीचे खड़ा हो गया। एक अपराधी होते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे दिल के पुराने जख्म फिर से उभर आए थे। मेरी आंखों के सामने मेरी गुजरी जिंदगी घूमने लगी। जब मैं 13 साल का था, मेरे घर में मेरी बीमार माँ थी और 15 साल की बहन सीमा। मैं दिल्ली की सड़कों पर नंगे पांव अपनी माँ की दवा के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। मैं लोगों की उंगलियां पकड़कर कह रहा था, राम के लिए मुझे 500 रुपये दे दो। एक आदमी बोला, 500 तो नहीं दूंगा, लेकिन मेरे साथ चलो तो 2000 दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। वह मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर कनॉट प्लेस की एक सुनसान गली में ले गया और मेरे साथ वहशीपन किया। मैं सिर्फ 13 साल का था और उस उम्र में मैंने इंसान के अंदर का वह जानवर देखा जो पशुओं को भी मात दे दे। मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रहा। उसने मुझे 2000 रुपये दिए और घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, और पैसे चाहिए तो फिर यहीं मिलना। ये कहकर वह चला गया। उस जुल्म ने मेरी आत्मा को घायल कर दिया। मैं रोते हुए माँ की दवा लेकर घर पहुंचा तो देखा मेरी बहन सीमा फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि मेरी माँ मर चुकी थी। मेरे हाथ से दवा की शीशी गिरकर टूट गई। मैं माँ की चारपाई के पास गया और रोने लगा। मैं बार बार कह रहा था, अम्मा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देखो, मैं तुम्हारी दवा लाया हूं। लेकिन मेरी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं और मेरी बहन बेसहारा हो गए। हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मजबूरी में हमने दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगना शुरू किया। एक दिन एक नौजवान मेरी बहन के साथ गंदी हरकत करने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे चेतावनी दी, मेरी बहन को हाथ मत लगाना, वरना छोड़ूंगा नहीं। वह हंसने लगा और बोला, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तेरे सामने ही तेरी बहन को बेपर्दा कर दूंगा। उस सुनसान गली में जहां हम भीख मांग रहे थे, उसने मेरी बहन को जबरदस्ती एक घर में खींच लिया। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन उसने मेरे हाथ बांध दिए और मुझे कोने में बैठा दिया। मेरी आंखों के सामने उसने मेरी बहन की इज्जत लूट ली। मेरी बहन सिसकती रही, लेकिन वह दरिंदा नहीं रुका। वह उस दरिंदगी को सह न सकी और उसी वक्त मर गई। मैंने अपने बंधे हाथ खोल लिए। जैसे ही उसने मेरी बहन का निर्जन शरीर देखा, वह घबरा गया। मैंने कमरे में रखा एक फूलदान उठाया और उसके सिर पर वार करने लगा। मैं तब तक मारता रहा जब तक वह मर नहीं गया। यह मेरा पहला कत्ल था, जो मैंने सिर्फ 15 साल की उम्र में किया। इसके बाद मैंने कभी नहीं रोया, सिवाय उस दिन के जब मैंने अपनी बहन को दफनाया। मैंने भीख मांगना छोड़ दिया और चोरी शुरू कर दी। जेब काटने लगा, बटुए चुराने लगा। धीरे धीरे मेरे हाथों में सफाई आ गई। मैं बिना किसी को भनक लगे चोरी कर लेता था। मेरा उठना बैठना चोरों और गुंडों के साथ होने लगा। दूसरा कत्ल मैंने 18 साल की उम्र में किया। एक मोटरसाइकिल वाले से मोबाइल छीनते वक्त वह मुझे मोबाइल नहीं दे रहा था। मेरे दोस्त ने कहा था कि उसे सिर्फ डराना है, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मार डाला। उस कत्ल के बाद मुझे डर लगा, क्योंकि उस आदमी की कोई गलती नहीं थी। लेकिन मेरे गिरोह के बॉस को जब पता चला
कि मैं गुस्से में कुछ भी कर सकता हूं, तो वह मुझे एक ऐसे शख्स के पास ले गया जो कत्ल के लिए लाखों रुपए देने को तैयार था। मैंने यह काम शुरू कर दिया। मेरा दिमाग इतना तेज था कि मैं कोई सबूत नहीं छोड़ता था, लेकिन एक कत्ल ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। एक आदमी था जो अपना घर बेचने को तैयार नहीं था। मेरे मालिक को उस जमीन पर मॉल बनवाना था। उसने बहुत बड़ी कीमत की पेशकश की, लेकिन वह आदमी नहीं माना। मालिक ने गुस्से में मुझे उसे मारने का आदेश दिया और लाखों रुपये देने का वादा किया। मैं जब उसके घर गया, बंदूक तानी, तभी उसकी पत्नी और 10 साल का बेटा सामने आ गए। उसकी पत्नी हाथ जोड़कर बोली, "ये घर हमारा एकमात्र सहारा है।" उसका मासूम बेटा भी मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा, "अंकल, मेरे पापा को छोड़ दो।" उसकी पुकार सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। मैं उसे मार नहीं सका और वापस लौट आया। जब मालिक को पता चला तो वह गालियां देने लगा। बोला, "मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो और मेरे हुक्म को नहीं मानते? दफा हो जाओ।" ये सुनकर मैंने आपा खो दिया। मैंने पिस्तौल निकाली और मालिक को गोली मार दी। इसके बाद मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और सारे जुर्म कबूल कर लिए। मुझे फांसी की सज़ा सुनाई गई। फिर एक दिन एक पुलिस अफसर मेरे पास आया और बोला कि एक आदमी ने गलती से अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, तो मुझसे हलाला कर लो। मैंने कहा, मुझे यह सब नहीं करना। लोग गुस्से में तलाक देते हैं, फिर अपनी बीवियों को आजमाइश में डालते हैं। अफसर बोला, यह लड़की अपनी मर्जी से हलाला करना चाहती है। मैं हैरान रह गया। मुझे लगा कि वह आदमी कोई 40 साल का होगा और उसकी बीवी भी 35-36 की होगी। लेकिन जब वह सामने आई तो वह सिर्फ 23-24 साल की बेहद खूबसूरत और नाजुक सी लड़की थी। वह अफसर बहुत चालाक था। उसने जानबूझकर मुझे नहीं बताया कि वह लड़की उसकी बीवी है, क्योंकि उसे पता था कि अगर मुझे सच पता चला तो मैं कभी राजी नहीं होऊंगा। लेकिन अब मैं उसकी खूबसूरती देख चुका था और वह बार बार मुझे मजबूर कर रही थी। रात को जब मैं उसके करीब हुआ तो मैंने उसके बाजू पर गहरे जख्म के निशान देखे। मैंने पूछा, "ये क्या है?" वह बोली, "प्यार।" उसकी आवाज में बेबसी थी। वह कहने लगी, "जिस जुनून से तुम मुझे डरा रहे हो, मैं तो रोज उसका शिकार होती हूं। वह इंस्पेक्टर इंसान के भेस में भेड़िया है। उसे मेरी सिसकियां और चीखें पसंद हैं। वह जलती बीड़ी से मेरा बदन दागता है और कहता है कि यह उसका प्यार है जो मुझे सहना पड़ेगा। उसकी तकलीफ सुनकर मुझे अपनी 13 साल की उम्र में झेला वह जुल्म याद आ गया। मैं उसकी पीड़ा को समझ सकता था। उस रात मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने देखा कि उसकी गर्दन पर भी दांतों के गहरे निशान थे, जिनसे हल्का हल्का खून रिस रहा था। वह बोली कि उसकी बात ना मानने पर ही उस इंस्पेक्टर ने उसे तलाक दे दिया। फिर कहा, हलाला करवाओ। जब उसने इनकार किया तो उसने उसकी गर्दन का यह हाल कर दिया। वह बोला, "तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे इनकार करे। अब तुझे एक ऐसे मुजरिम के हवाले करूंगा जिससे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट डरता है। उसका कद काठी भारी भरकम है और वह जंगली पागल जैसा है। उसे किसी पर रहम नहीं आता।" वह कहने लगी, "मैं बहुत डर गई थी। मैं अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बाबूजी पर नहीं।" यह कहकर वह खामोश हो गई। मैंने कहा, "तुम ये सारे जुल्म क्यों सह रही हो? अपने बाबूजी के पास लौट जाओ और उन्हें सब बता दो।" वह बोली, "मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे बाबूजी बहुत गरीब हैं। हम 3 बहनें थीं और हमारा कोई भाई नहीं है। मेरे बाबूजी ने बड़ी मुश्किल से हमारी शादी अच्छे घरों में की। अब वे बूढ़े और बीमार हैं। उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। मेरी माँ कई साल पहले गुजर चुकी हैं। अगर मैं तलाक लेकर उनके पास लौटी तो वे उसी दिन मर जाएंगे। मैं उन्हें मरते नहीं देख सकती।" उसकी कहानी ने मुझे भीतर तक हिला दिया। सुबह वह इंस्पेक्टर घर में दाखिल हुआ और खुश होकर बोला, "हलाला तो ठीक हो गया ना? तबीयत खुश हो गई होगी।" वह मुझे अपनी तरह का झल्लाद समझता था, लेकिन मैं तो हालातों की मजबूरी से अपराधी बना था। उसकी शक्ल देखते ही मेरे अंदर नफरत की आग भड़क उठी। मैंने पहले से ही एक तेजधार चाकू छुपा रखा था। मैंने उस पर वार कर दिए। फांसी तो मुझे होनी ही थी। सोचा, इससे पहले उस लड़की को इस जानवर से आज़ाद कर दूं। शायद यह काम मेरे गुनाहों की माफ़ी का कारण बन जाए। हमारे समाज में कई खूंखार अपराधियों के पीछे दर्द भरी कहानियां होती हैं। काश सरकार इन पर ध्यान दे, ताकि मेरे जैसे लोग अपराधी ना बने। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मुझे जिंदगी प्यारी लगने लगी थी। मैं उस लड़की के लिए जीना चाहता था। मैं उसे खुशियां देना चाहता था। मुझे वह एक रात में अपनी सी लगने लगी थी।
मैंने उसके झल्लाद पति को सजा दे दी थी। अब मैं उसे अपना बनाना चाहता था। तभी पुलिस वाले आए और मुझे गिरफ्तार कर लिया। मुझे घसीटते हुए जेल में बंद कर दिया गया। उन्होंने मेरी बहुत पिटाई की, लेकिन वे भी मजबूर थे, क्योंकि अब एक इंस्पेक्टर के कत्ल की सजा क्या देते। मुझे तो कुछ ही दिनों में फांसी होनी थी, लेकिन अब मैं भगवान से दुआ मांग रहा था कि कोई चमत्कार हो जिससे मैं उस लड़की के साथ जिंदगी बिता सकूं। अगले दिन वही लड़की मुझसे मिलने जेल आई। वह बहुत दुखी लग रही थी। वह बोली, मेरी जिंदगी में तुम पहले मर्द हो जिसने मुझे इतनी तकलीफ से बचाया। तुमसे बेहतर मेरे लिए कोई नहीं हो सकता, लेकिन मेरी तकदीर ऐसी है कि तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। उसकी बात ने मुझे जैसे सपने से जगा दिया। हकीकत यह थी कि हमारा मिलन कभी नहीं लिखा था। मुझे उससे जुदा होना ही था, क्योंकि मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिलनी थी। पहली बार मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। काश मैंने वे गुनाह न किए होते तो आज मैं आज़ाद होकर उस लड़की के साथ सुकून की जिंदगी जी रहा होता। लेकिन अब एक नया डर मुझे सताने लगा था। मेरे बाद उसका क्या होगा? उस लड़की का नाम प्रिया था। मैंने प्रिया से कहा, तकदीर को मैं बदल नहीं सकता, लेकिन तुम्हें एक सुरक्षित भविष्य दे सकता हूं। मैं तुम्हें एक आदमी का नाम बताता हूं। वह मेरा भरोसेमंद आदमी है। उसके पास मेरे बहुत सारे पैसे जमा हैं। तुम मेरा नाम बताकर सारे पैसे ले लेना और अपने बाबूजी के पास लौट जाना। उन पैसों से तुम अच्छी जिंदगी जी सकती हो। मेरी बात सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, अब मैं अपने बाबूजी के पास भी नहीं लौट सकती। कल रात ही उनका देहांत हो गया। अब मैं पूरी तरह बेसहारा हो गई हूं। उसकी बात ने मेरे ऊपर जैसे बिजली गिरा दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और बोली, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे तुमसे सचमुच प्यार हो गया है। उसकी आंखों की बेबसी मेरे दिल को कचोट रही थी। मिलने का वक्त खत्म हो गया था। कांस्टेबल प्रिया को बुलाने आ गया। वह मेरी आंखों से धीरे धीरे ओझल हो गई और मैं हर पल बेचैन रहने लगा। जैसे जैसे मेरी फांसी की तारीख नज़दीक आ रही थी, मेरा हाल बिगड़ता जा रहा था। मैं हर वक्त मौके की तलाश में रहता था कि कैसे जेल की दीवारें फांद कर भाग जाऊं, लेकिन मुझे वह मौका नहीं मिला। अब मेरी फांसी के सिर्फ 4 दिन बचे थे। एक रात जब मैं अपने ख्यालों में डूबा था और जेल में सन्नाटा पसरा था, तभी अचानक कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दीं। फिर एक एक करके धमाके होने लगे। मेरी आंखों के सामने तेज रोशनी हवा में उड़ने लगी और चारों तरफ धुआं फैल गया। जेल में भगदड़ मच गई। धमाके रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी एक बूढ़ा कांस्टेबल मेरी कोठरी की तरफ आया। उसने मुझे तुरंत वहां से निकाला। मैंने उससे पूछा, यह सब क्या हो रहा है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जेल में चारों तरफ धमाके हो रहे थे और आग फैल रही थी। कई लोग जलकर इधर उधर दौड़ रहे थे। ऐसा भयानक मंजर मैंने कभी नहीं देखा था। वह कांस्टेबल मेरा हाथ पकड़कर न जाने किस रास्ते मुझे दौड़ाए जा रहा था। काफी दूर दौड़ने के बाद हम जेल से बाहर निकलकर यमुना नदी के किनारे एक जंगल की तरफ पहुंचे। वहां जाकर हम रुके। मेरी सांसें फूल रही थीं। वह कांस्टेबल भी हाँप रहा था। मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा। वह बोला, मैं जानता हूं कि प्रिया तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती है। मैं उस लड़की के बारे में सब जानता हूं। वह इंस्पेक्टर उस पर बहुत जुल्म ढाता था। मेरी ड्यूटी उसी के साथ थी, इसलिए उसकी हर हरकत मुझे पता थी। मुझे हमेशा उस लड़की पर तरस आता था। मैं भगवान से दुआ मांगता था कि वह उस पर रहम करे। जिस दिन तुमने उस इंस्पेक्टर का कत्ल किया, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तुम दोनों को बात करते सुना था कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो और साथ जीना चाहते हो। मुझे लगा कि प्रिया के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आज जब गैस लीक होने से सिलेंडर फटने लगे, तो मेरे दिमाग में यही आया कि यही मौका है तुम्हें भगाने का, ताकि तुम प्रिया की जिंदगी खुशियों से भर दो। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। वह बोला, जाओ, अब तुम आज़ाद हो। प्रिया के पास चले जाओ और उसे लेकर कहीं दूर निकल जाओ। मैं वहां से भागने लगा, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने पलटकर उससे कहा, लेकिन बाद में जब अफसरों को पता चलेगा कि मैं जेल तोड़कर भाग गया और अगर उन्हें खबर हो गई कि तुमने मेरी मदद की, तो तुम्हारा क्या होगा? वह बोला, उसकी फिक्र मत करो, सब भगवान पर छोड़ दो। जो होगा देखा जाएगा। तुम अभी यहां से निकलो। मैं तुरंत प्रिया के पास पहुंचा।
मुझे देखकर वह दंग रह गई। मैंने उसे एक सांस में सब बता दिया। उसने फटाफट अपने कपड़े पैक किए और हम दिल्ली से निकल गए। मैं अपने उस भरोसेमंद आदमी के पास पहुंचा जिसके पास मेरे पैसे जमा थे। हमने रातों रात शहर छोड़ दिया और नोएडा में ठिकाना बना लिया। मैंने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया। अब मैं मुजरिम नहीं, एक आम इंसान जैसा लगता था। कोई मुझे पहचान नहीं सकता था। अगले दिन मैंने प्रिया से निकाह कर लिया, लेकिन हम दोनों बहुत डरे हुए थे कि कहीं पुलिस मुझे फिर से न पकड़ ले। मैं जेल में लगी आग की खबरों पर नजर रख रहा था। तभी टीवी पर खबर आई कि आग इतनी भयानक थी कि ज्यादातर कैदी जलकर राख हो गए। किसी का नामो निशान नहीं बचा। कई पुलिस वाले भी घायल थे। जेल के सबसे बड़े अधिकारी ने बयान दिया कि उन्हें इस हादसे पर बहुत अफसोस है। उन्होंने मेरा नाम लेकर कहा कि मुझे 4 दिन बाद फांसी होनी थी, लेकिन भगवान ने मेरी सजा पहले ही दे दी और मैं उस आग में जलकर खाक हो गया। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब सबको लगता था कि मैं मर चुका हूं। सरकार के पास इतना वक्त नहीं था कि वे हर कैदी का DNA टेस्ट करें। इस खबर के बाद मैं और प्रिया बहुत खुश हुए। भगवान ने मुझे जिंदगी सुधारने का एक और मौका दिया था। मैंने फैसला किया कि अब मैं आम जिंदगी जीऊंगा। मैंने फिर से ठिकाना बदला और आगरा में जाकर काम ढूंढना शुरू किया। जल्द ही मुझे एक कार गैरेज में मैकेनिक की नौकरी मिल गई। 1 साल तक मैंने वहां कार की मशीनरी का काम सीखा। मुझमें दिमाग की कमी कभी नहीं थी, इसलिए मैंने यह हुनर जल्दी सीख लिया। मेरे पास जमा पैसों की मदद से मैंने अपना गैरेज खोल लिया। अब वह अच्छा चल रहा था। उसी की कमाई से मैंने एक घर खरीद लिया। आज मैं अपने 2 साल के बेटे अर्जुन और प्रिया के साथ सुकून की जिंदगी जी रहा हूं। मैं पूरी तरह बदल चुका हूं। अब जब भी मुझे किसी की मदद करने का मौका मिलता है, मैं पीछे नहीं हटता। मैं दिन रात मेहनत करता हूं ताकि अपने बेटे को डॉक्टर बना सकूं जो लोगों की सेवा करे। लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जब मैं अपने गैरेज में काम कर रहा था, मुझे एक अजीब सी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, तुम भले ही छुप गए हो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मेरे हाथ कांपने लगे। यह चिट्ठी किसने भेजी थी? क्या कोई मेरा पीछा कर रहा था? क्या मेरा अतीत फिर से मेरे सामने आ खड़ा हुआ था? मैंने प्रिया को यह बात नहीं बताई क्योंकि मैं उसे डराना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे दिल में एक डर घर करने लगा। मैं हर वक्त सतर्क रहने लगा। अपने गैरेज में आने जाने वालों पर नजर रखता। रात को सोते वक्त भी दरवाजे खिड़कियां जांचता, लेकिन उस चिट्ठी का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिन बाद एक आदमी मेरे गैरेज में आया। वह एक पुरानी कार ठीक करवाने के बहाने मुझसे बात करने लगा। उसकी बातों से मुझे शक हुआ। उसने दिल्ली का जिक्र किया और एक बार मेरे पुराने गिरोह के एक आदमी का नाम लिया। मैंने उससे पूछा, तुम मुझे जानते हो? वह हंसने लगा और बोला, शायद जानता हूं, शायद नहीं। यह कहकर वह चला गया। मेरे दिमाग में तूफान मच गया। क्या वह पुलिस का आदमी था या मेरा कोई पुराना दुश्मन? मैंने प्रिया को सब कुछ बताया। वह डर गई, लेकिन बोली, हमने इतनी मुश्किलों से यह जिंदगी बनाई है, हम इसे यूं ही नहीं खो सकते। उसने मुझे हिम्मत दी। हमने फैसला किया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से शहर बदल लेंगे। अगले कुछ महीने हम सतर्क रहे। मैंने अपने गैरेज में कुछ भरोसेमंद लोगों को रख लिया जो मेरी मदद कर सकें। लेकिन वह चिट्ठी भेजने वाला कोई और नहीं, बल्कि मेरा पुराना साथी बालू था, जो जेल में मेरे साथ था। वह भी उस आग में बच गया था और अब मुझसे पैसे मांगने आया था। उसने धमकी दी कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वह पुलिस को मेरे ठिकाने का पता बता देगा। मैंने उससे मिलने का फैसला किया। एक रात मैं उसे आगरा के एक सुनसान इलाके में ले गया। मैंने उससे कहा, मैंने अपनी जिंदगी सुधार ली है। मैं अब अपराध की दुनिया में नहीं हूं। तू भी अपनी जिंदगी सुधार ले। मेरे पास जो पैसे हैं वे मेरे बेटे और प्रिया के लिए हैं। लेकिन वह नहीं माना। उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मेरे पुराने खूंखार दिन याद आ गए। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। मैंने कहा, अगर तूने फिर मेरे पीछे आने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं अब साधारण इंसान हूं। वह डरकर भाग गया, लेकिन मुझे पता था कि यह खतरा हमेशा बना रहेगा। मैंने प्रिया से कहा, हमें और सावधान रहना होगा। हमने अपना गैरेज बेच दिया और चंडीगढ़ में चले गए। वहां मैंने एक छोटी सी दुकान खोली
जहां मैं कार के पुर्जे बेचने लगा। प्रिया ने भी एक छोटा सा काम शुरू किया। वह बच्चों को पढ़ाने लगी। हमारी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। लेकिन मेरे दिल में हमेशा यह डर बना रहता था कि कहीं मेरा अतीत फिर से मेरे सामने न आ जाए। मैं हर रात प्रिया और अपने बेटे को देखता और भगवान से दुआ मांगता कि वह हमें इस नई जिंदगी में हमेशा सुरक्षित रखे। समय बीतता गया और चंडीगढ़ में हमारी जिंदगी थोड़ी और स्थिर हो गई। मैं अपनी दुकान में दिन रात मेहनत करता, ग्राहकों से अच्छे से बात करता और धीरे धीरे इलाके में अपनी एक अच्छी छवि बना ली। लोग मुझे एक ईमानदार कार पार्ट्स विक्रेता के रूप में जानने लगे और मेरी दुकान पर रोजाना अच्छी बिक्री होती। प्रिया भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में मग्न रहती और शाम को घर लौटकर वह अर्जुन के साथ खेलती, हमें खाना बनाती। हमारा छोटा सा परिवार खुशियों से भरा हुआ लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं उस पुराने डर से लड़ता रहता। बालू के भागने के बाद कई महीने बीत चुके थे, लेकिन मैं जानता था कि ऐसे लोग आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। एक दिन जब मैं दुकान बंद करके घर लौट रहा था, मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने गली के मोड़ पर मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर भी मेरी धड़कनें तेज हो गईं। घर पहुंचकर मैंने प्रिया से कहा, आज से हम और ज्यादा सतर्क रहेंगे। मैंने दुकान पर एक कैमरा लगवा लिया है और घर के बाहर भी। वह चिंतित हो गई, लेकिन बोली, तुम चिंता मत करो, हम साथ हैं। भगवान हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन दुकान पर एक नया ग्राहक आया। वह एक मध्यम उम्र का आदमी था जो कार के कुछ स्पेयर पार्ट्स मांग रहा था। बातों बातों में उसने मेरा पुराना नाम विक्रम का जिक्र किया, लेकिन तुरंत ही सुधार लिया। मुझे शक हो गया। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ लग रहा था। मैंने पूछा, आप कहाँ से हैं? वह बोला, दिल्ली से, लेकिन अब यहां शिफ्ट हो गया हूं। उसके जाने के बाद मैंने उसके दिए नंबर पर कॉल करके चेक किया, लेकिन वह बंद था। अब मुझे यकीन हो गया कि कोई मुझे ट्रैक कर रहा है। मैंने प्रिया को सब बताया और हमने फैसला किया कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर से जगह बदल लेंगे। लेकिन इस बार मैं तैयार था। मैंने अपने कुछ नए दोस्तों से मदद मांगी जो लोकल थे और मुझे सपोर्ट करते थे। एक रात जब मैं घर लौट रहा था, वही आदमी फिर से मेरे सामने आ गया। वह बोला, विक्रम, तुम्हें लगता है कि तुम छुप सकते हो? बालू ने मुझे भेजा है। वह पैसे चाहता है और अगर नहीं दिए तो तुम्हारा राज खोल देगा। मैंने शांत रहकर कहा, बालू को बोलो वह अपनी जिंदगी सुधार ले। मैं अब वो पुराना इंसान नहीं हूं। अगर वह या तुम मेरे परिवार के करीब आए तो अंजाम बुरा होगा। वह हंसकर चला गया, लेकिन मैं जानता था कि यह खतरा बढ़ता जा रहा है। अगले दिन मैंने पुलिस को बिना अपना असली नाम बताए एक अनोनिमस कॉल की और बताया कि कुछ संदिग्ध लोग इलाके में घूम रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही उस आदमी को पकड़ लिया। पता चला कि वह बालू का साथी था और वे ब्लैकमेलिंग का धंधा चला रहे थे। बालू भी पकड़ा गया और उन्हें जेल हो गई। इस घटना ने मुझे राहत दी, लेकिन मैंने सीख लिया कि अतीत कभी पूरी तरह नहीं जाता। अब मैं और प्रिया ने फैसला किया कि हम चंडीगढ़ में ही रहेंगे, लेकिन अपनी सुरक्षा को और मजबूत बनाएंगे। मैंने दुकान को बड़ा किया और प्रिया ने अपना स्कूल खोलने की प्लानिंग शुरू की। अर्जुन अब स्कूल जाने लगा था और हमारा परिवार बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक दिन जब सब कुछ ठीक लग रहा था, मुझे एक और चिट्ठी मिली। इस बार उसमें लिखा था, यह अंत नहीं है, एक पुराना दुश्मन लौट रहा है। मेरे दिल में फिर से वही डर जाग उठा। यह कौन था? क्या मेरे पुराने गिरोह का कोई और सदस्य, या पुलिस ने मुझे ट्रैक कर लिया? मैंने प्रिया से कहा, हमें तैयार रहना होगा, शायद हमें फिर से लड़ना पड़े। वह बोली, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमने प्लान बनाना शुरू किया अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। रातें अब सतर्कता में बीतने लगीं और दिन काम में, लेकिन हम जानते थे कि प्यार और हिम्मत से हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। फिर एक शाम जब मैं दुकान पर था, एक औरत आई। वह मेरी बहन सीमा जैसी लग रही थी, लेकिन वह नहीं हो सकती थी। वह बोली, क्या तुम विक्रम हो? मैं सन्न रह गया। उसने बताया कि वह मेरी दूर की रिश्तेदार है और मेरे अतीत के बारे में जानती है। वह मदद करने आई थी क्योंकि उसे पता चला था कि कुछ लोग मुझे तलाश रहे हैं। उसने कहा, तुम्हें अपनी पहचान पूरी तरह बदलनी होगी।
मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने प्रिया से सलाह ली और हमने उसकी मदद स्वीकार की। उसने हमें नए दस्तावेज बनवाए और हमने अपना नाम बदल लिया। अब मैं राजेश बन गया और प्रिया ने अपना नाम रिया रख लिया। अर्जुन अब आर्यन था। हम चंडीगढ़ से निकलकर मुंबई चले गए, जहां हमने एक नई शुरुआत की। वहां मैंने एक ऑटो वर्कशॉप खोला और प्रिया ने ऑनलाइन टीचिंग शुरू की। शहर की भीड़ में छुपना आसान था और हमारी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई।